बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के दिन की दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, पार्लिमानी लीडर। सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के कई मौके पे वकालत भी कर चुके हैं, आज भी पेश हुए और इन्होंने चीफ जस्टिस का दिफाई साहब को ये कहा कि नए बेंच आईनी तरमीम के तहत आप अब केस नहीं सुन सकते। लेकिन उन्होंने कहा जी मुझे पता ही नहीं किसी आईनी तरमीम का, आर्किटेक्ट को ही नहीं पता कि तरमीम आई है और क्या हुआ और उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो एक तरफ ऑर्डिनेंस आता है अली भाई, फौरी अमल हो जाता है। इवन कि गजट नोटिफिकेशन पब्लिक बाद में होता है, हम लोगों तक बाद में वज़ारत कानून भेजती है, अंदर कमेटी का नोटिफिकेशन पहले हो चुका होता है। दूसरी तरफ आईनी तरमीम हो रही है और उसके ऊपर अमल दरामद करना, लेकिन क्योंकि अपना बेंच नहीं ख़राब करना इसलिए वो कहते थी हमें पता ही नहीं वो क्या है। ये मुझे बड़ी अजीब व गरीब बात लगी थी कि उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं। मैं थोड़ा सा पहले हेसिटेट किया, फिर मुझे खड़ा होकर कहना पड़ा कि जी पूरा पाकिस्तान देख रहा था, स्पीचेस हो रही थी और पिछले महीने से ये मामला चल रहा है, आपको नहीं पता, तो ये तो सच नहीं लगता। तो ये अब ये देखें, बट बहरहाल आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मुझे मेरा ख्याल था कि अब आईनी तरमीम आ गई है, अदालत को पता है कि उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, घंटा इंतज़ार कर लेते, वो नहीं किया और फ़ैसला कर दिया। बहरहाल हमने तो कह दिया था कि हमें चूँकि एतमाद भी नहीं है, हम बहस नहीं करना चाहते, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो कानूनी नुक्ता मैंने उठाया था ये उनको मानना चाहिए था। अच्छा अली ज़फ़र साहब, अब ये बताएं कि पार्लिमानी कमेटी बनेगी, आपने ही नाम देने हैं, तो किसके नाम आप देंगे, पहले ये तो बताएं ज़रा। आज खबर की इधर ब्रेक करें व्लॉग में। नहीं देखें, पार्लियामेंट्री कमेटी में हमारी गुंजाइश कम से कम 5 सेनेटर्स की है अपोजिशन में। 12 में से 5 सेनेटर अपोजिशन में होंगे, 7 गवर्नमेंट के होंगे। कम से कम अभी मैंने यानी कि आपका एक बंदा तोड़ना पड़ेगा हुकूमत को। हुकूमत हमारे बगैर फैसला नहीं कर सकती, हमारा वीटो पावर है, तो हमें कंसेंसस से ही बनाना पड़ेगा। तो 5 अपोजिशन के, उनमें से पीटीआई की भी अपोजिशन का हिस्सा है। अच्छा, टेक्निकल लेके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी है, और उसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, वो भी हैं, बिल्कुल हैं। तो मौलाना साहब ने अगर वोट दे दिया है तरमीम को, तो क्या हमारे माने है कि वो उधर वोट नहीं देंगे? नहीं देखें, तरमीम पे वोट करना एक बात है, और अब सारा जो जिम्मेदारी आ गई है वो सियासतदानों पे आ गई है कि वो नंबर 1 चीफ जस्टिस किस प्रिंसिपल पे, किस असूल के तहत फैसला करते हैं, और नंबर 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आगे बनना है, आईनी बेंच, वो उसमें आज़ाद जो हैं जजेस उनको लगाते हैं यानी। तो अब ये ज़िम्मेदारी पार्लियामेंट ने क्योंकि संभाल ली है, तो अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम वो ज़िम्मेदारी पूरी करें। और मेरा ख्याल है मौलाना साहब इसलिए हमारे साथ इस पे मौक़िफ़ पे खड़े होंगे असूल पे, और उसी तरह वोट करेंगे। और हुकूमत को, चूँकि हमारे पास वीटो पावर है, हुकूमत हमारे बगैर चीफ जस्टिस बना नहीं सकती, तो हुकूमत को पाबंद होगी कि हमारे साथ निगोशिएट करें, और हम बड़े वाज़ेह हैं इसमें कि हमने सीनियर मोस्ट को ही बनाना है। तो अगर मौलाना साहब फ़र्ज़ करें आपके साथ खड़े हो गए और कल रात की तरह आपके को बंदा स्लिप हो गए, फिर क्या करेंगे? या तो 63 भी नहीं लगता। जो बंदा जो नॉमिनीज़ हमारे होंगे वो ऐसे नहीं होंगे जो स्लिप हो जाए। नॉमिनीज़ तो बताएं, सेनेट से आपने देने नाम, आप किसका नाम दे रहे हैं? कौमी असम्बली तो चलें, आपके वो दीगर लोग देंगे। देखिए, सेनेट से मैं तो कोशिश करूँगा, चूँकि मैं पार्लियामेंट्री लीडर हूँ, फैसला मैंने ही करना है, तो मैं तो करूँगा कोशिश कि कोई वकील हो, क्योंकि वकीलों का मैं शायद देखें, लेकिन वो तो हो सकता है हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं, हामिद खान साहब हमारे वकील अच्छे हैं, वो भी हमारी सेनेट में ही हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई उनके अलावा अगर मुझे 2 की अपॉर्चुनिटी मिली तो दूसरा मैं सोचूंगा, फिर मैं शायद खुद भी आ जाऊँ, लेकिन कोशिश यही होगी मेरी कि वकील हों, और उसकी वजह यह है कि है ही इसका लीगल टेक्निकल मामला सारा। अच्छा, अब तरमीम तो हो गई, अब मुझे बताएं कि फ़र्ज़ करें तरमीम को इमरान खान साहब आप लोगों को कहते हैं जी अली ज़फ़र गो एंड चैलेंज इट, आप फिर सुप्रीम कोर्ट ही सारे चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट में जाने का तो फ़ायदा नहीं है। अब फिर आईनी बेंच बन जाता है फ़र्ज़ करें 5 जजेस का, आप कहते हैं कि नहीं फुल कोर्ट होनी चाहिए। अब फुल कोर्ट के लिए दरख्वास्त आप जुडिशल कमीशन को देंगे या चीफ जस्टिस को देंगे? चीफ जस्टिस तो अब किसी काम का नहीं रहा ना, वो तो बस नहीं। देखिए, मेरा ख्याल है कि अब जो है ना, अब चूँकि आईनी अदालत बन गई है और आईनी तरमीम हो गई है, तो अब अगर उसको चैलेंज भी होगा तो मुश्किल यही है, और ये एक लीगल इशू है कि वो आईनी बेंच के सामने ही चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आईनी मामला है। तो अब वो आईनी बेंच जब उसके सामने चैलेंज करेंगे तो देखना ये होगा कि आईनी बेंच क्या फ़ैसला करता है, लेकिन ये नहीं हम डिमांड कर सकते मेरी नज़र में
कि आप आइन के बाहर जाके कोई लार्जर बेंच बनाएं। ये जो आइन बेंच बनाने का जो रोल है वो जुडिशल कमीशन का ही है। नहीं, उन्हें दरखास्त तो दी जा सकती है, वो भी उसका भी ऑप्शन नहीं है नहीं, कि फुल कोर्ट तश्कील दे दें। इसमें फुल कोर्ट, उसमें जो आइनी बेंच का जो विजन है वो यही है कि कमीशन आइनी बेंच बनाएगी और फिर उस आइनी बेंच के अंदर हम कह सकते हैं कि आप सारे जजेस बिठाएं जो बेंच का हिस्सा हैं, या आप, क्योंकि उसमें इजाज़त है उनको कि एक बेंच या 2 बेंचेस बनाएं। तो इतनी दरख्वास्त हम कर सकते हैं कि आप जितने जजेस हैं आइनी अदालत के आपने नॉमिनेट किए उनको ही साहब को बिठाएं, लेकिन ये नहीं हम कर सकते कि आप सुप्रीम कोर्ट को बिठाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक अलग चीज़ है और आइनी बेंच एक अलग चीज़ है। नहीं, तो अगर वो आइनी बेंच के सरबराह 5 रुकनी के आते हैं, वो कहते हैं कि आपकी दरख्वास्त इंटरटेन नहीं करते, या वो ये कह देते हैं कि जी मैं तो अपनी मर्जी से बेंच तब्दीली नहीं कर सकता, वो तो कमीशन ने करना। जी, बेंच देखें, जो कानून साजी हुई है उसको अगर आप समझें तो उसमें ये है कि एक आइनी बेंच या बेंचेस बनेंगे। सो अज्यूम करें कि 5 जजेस का बन गए, वो बेंच है। अब उस 5 में से बेंच एक 3 का भी बन सकता है, 2 का भी बन सकता है। तो हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप 5 के 5 बैठें, 5 के 5, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप 7 कर दें। 7 का जो इख्तियार है वो जुडिशल कमीशन के पास ही है। फ़र्ज़ करें आप एक रावलपिंडी हाई कोर्ट, जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस है, फौजी अदालतों वाला 21वीं तरमीम का केस है, उसका आप एग्जांपल दे के कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ने आइनी तरमीम को उड़ाया भी था, खुद काजी साहब ने उड़ाया था, और या उसमें से फौजी अदालतें निकाल के, या 18वीं तरमीम केस में भी 175 सेंड बैक टू पार्लियामेंट किया था, और वो फुल कोर्ट के फैसले हैं। प्रेसिडेंट से तो ये है तो सुप्रीम कोर्ट ही ना, बेशक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उस प्रेसिडेंट से अगर इन्होंने हटना होगा तो फिर उतना ही बेंच चाहिए होगा इनको, तो वो उसी फैसलों का अगर इन्होंने पहले से पाबंदी करनी तो फिर आइनी बेंच का फ़ायदा क्या होगा, या आइनी बेंच उनसे भी हटके काम कर सकता है। देखिए, अब ये सारे सवालात हैं जो मैंने अपनी कल स्पीच में भी कहे थे कि ये सारे सवालात उठेंगे, इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है आइन में जो अमेंडमेंट कर रहे हैं। आपने बना तो दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, अब ये जो मकसद 12 जजेस ने फैसला किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो आइनी बेंच रिव्यू में 5 जजेस बैठ के वो 13 का फैसला तब्दील कर सकते हैं, या क्या वो आइन की तशरीह नहीं करके जो पुरानी तशरीह है सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने की हुई वो तब्दील कर सकते हैं? ये इसका सवाल का जवाब आइन में नहीं लिखा अभी। तो ये एक डिबेट आएंगे और इस तरह के बहुत सारे मसले अभी उठेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये तरमीम चूँकि डिस्कशन के बगैर हुई है तो अल्टीमेटली हो सकता है कि नेक्स्ट तरमीम 27th अमेंडमेंट भी आ जाए और 27th अमेंडमेंट में ये सारी चीज़ें तब्दील करनी पड़े वापस। तो ये अब पार्लियामेंट जब कामरान मुर्तज़ा साहब भी जब मंजे हुए वकील हैं, वो आपकी ग्रुप की तरफ से सदर भी रहे हैं, पाकिस्तान बार के मेंबर रहे हैं, तो वो जब आइनी बेंच प्रपोज कर रहे थे तो उनके माइंड में ये बात नहीं थी? देखें, अब ये तो जब वो कह रहे थे टॉप 5 हो जाए, टॉप 7, तो तब भी कह रहे थे टॉप 7 भी आप लें, टॉप 9 भी लें, फुल कोर्ट के फैसले से फिरेंगे कैसे? देखें, ये तो अब यहाँ तक तो विक्ट्री या जीत हो गई हमारी भी और मौलाना साहब की भी, कि जो ओरिजिनल कानून बनाने जा रहे थे वो ख़त्म हो गया। अब ये जो कानून बना है या आइन बना है, इसमें इस तरह के सवालात इसलिए नहीं एड्रेस हुए या इसलिए उनका नहीं देखा गया क्योंकि जल्दबाजी में किया थोड़ा। तो ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा हर चीज़ सोच सके। अब आपने एक पॉइंट रेज़ किया, मेरे पास 10 और पॉइंट्स हैं जो मुख्तलिफ वकला ने रेज़ किए हैं। ये सिर्फ तब होता है जब आप वक्त दें और मुख्तलिफ लोगों से डिस्कशन हो। तो चूँकि उसका वक्त नहीं था तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब होगा ये कि पार्लियामेंट को ही दोबारा से समझना पड़ेगा कि क्या क्या गलतियाँ हैं इस सारे मामले में, और इसको फिर बैठ के उसमें नेक्स्ट अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और मौलाना साहब इसके लिए तैयार हैं और मेरा ख्याल है दूसरी जमातें भी शायद तैयार हो जाएं। अच्छा, अब एक सिनेरियो तो ये है कि आपने चैलेंज किया, 5 रुकनी बेंच बना या 7 मेंबर बना, उसने आपकी दरख्वास्त डिसमिस कर दी कि जी नहीं, तरमीम दुरुस्त हुई है। अब फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो भी बरकरार है या गोलमोल करके उसको भी डिसफंक्शनल कर दिया गया? मेरा ख्याल है उसको डिसफंक्शनल कर दिया गया इंट्रा कोर्ट अपील को, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें कुछ अपील की बात की है, कुछ गुंजाइश रखी है, लेकिन वो भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो अपील किस बेंच पे जाएगी। क्योंकि अगर जो आपने एग्जांपल दिया, अगर 7 के 7 जजेस जो हैं वो सुन लें तो फिर अपील किसको जाएगी? वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर तो उनसे हट के ही नया बेंच 9 रुकनी बनाना फिर पड़ेगा। वो वापस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाएगा, मैं जूम कर रहा हूँ, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे एक नया बेंच बनाएगी और फिर उस बेंच के पास जाएगा। तो ये मामला को असली वाले जज डालने पड़ जाए, हो सकता है। असली नकली तो कोई नहीं होता, लेकिन पहले 7 तो अपने डालेंगे ना। असली नकली तो नहीं। लेकिन देखिए, मेरा ख्याल है जिम्मेदारी
पार्लियामेंटेरियंस के पास है कि कोई असली नकली की बात ना करें और वो जेन्युइन इंडिपेंडेंट जो आज़ाद जजेस हैं उनको मुंतखब करें। अच्छा, आप सब लोग कह रहे थे, मौलाना साहब ने भी ये बात की कि जो हमने नाग निकाल दिए या जहर निकाल दिए, सांप निकाल दिए, तो इस तरमीम से जो हम सब कह रहे थे कि जी फ़ायदा काजी साहब को होगा, उनकी एक्सटेंशन होगी, उनकी नौकरी मिलेगी, नई नौकरी का बंदोबस्त हो रहा है, वो इससे आउट हुए हैं कि नाग उन्हें कहा जा रहा था या कोई और नाग था जिसको निकाला गया? नहीं, देखें, नाग बहुत बड़े बड़े थे। एक तो काजी साहब का भी एक क्वेश्चन मार्क था कि उनकी एज बढ़ा के उनको शायद मुद्दत उनकी चीफ जस्टिस की ज़्यादा करनी थी। ठीक है। तो एक तो वो था। दूसरा शायद ये भी था कि जो आर्टिकल 8 में तरमीम थी जिसके तहत जो बुनियादी हकूक़ हैं वो लिए जा सकते हैं किसी के भी, और हाई कोर्ट्स उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो एक बहुत बड़ा मेजर इशू था। कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत एक नई बन रही थी, बिल्कुल ही अलग, वो एक जहर था जिसको निकालने की एक तरह से कामयाबी थी मौलाना साहब की कि उन्होंने स्टैंड लिया और वो निकल गया मामला। और फिर इसी तरह आर्टिकल 199 जो कहता है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर कोई हुकूमत कोई गलत काम करे, उसकी भी अमेंडमेंट थी कि उसकी ताकत कम की जा रही थी, वो भी चीज़ें भी निकल गई। तो इस तरह बहुत सारा जहर निकला है। जो प्रैक्टिकली तो कर भी दिया उन्होंने, जब गवर्नमेंट खुद बेंच बनाएगी अपने इकदाम के खिलाफ तो फिर देखें गवर्नमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक तो सारे बर्डन चीफ जस्टिस अमर फारूक साहब पे आ जाएगा। जी देखें, गवर्नमेंट बाकी 6 को तो उन्होंने केस देना नहीं। जी देखें, वो जो है गवर्नमेंट बेंच नहीं बनाएगी, बेंच तो वही बनाएंगे, आईनी बेंच जुडिशल कमीशन बनाएगी। हाँ, उसमें जज साहिबान भी हैं, हम भी हैं, वो भी हैं, ठीक है, वो वहाँ डिस्कशन होगी और अल्टीमेटली जो भी हुकूमत में हो वो शायद कामयाबी से अपनी चॉइस कर सकती है, लेकिन कितने करेगी, 1 करेगी, 2 करेगी, इतना तो कोई मेरी नज़र में नहीं हो सकता कि आप 7 के 7 या 8 के 8 अपने बना दें, और इतने हैं भी नहीं अपने उनके। तो ये मेरा ख्याल है कि बेहतरी हो सकती है लेकिन डिज़ास्टर नहीं। डिज़ास्टर नहीं। तो अभी आपको लग रहा है कि जैसे ये जो बाहर एक मकबरा सा बन रहा है कि प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट की कब्र बनेंगे, क्योंकि अब तो 2 चीफ जस्टिस हो जाएंगे ना, अगर इन टोटल हम बात करें। अगर आप प्रैक्टिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड होगा, उसके अलग इख्तियारात हैं चीफ जस्टिस के बराबर, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। अब दोनों यही चाहेंगे, जैसे जब मुशर्रफ का बलियाती निज़ाम आया, वफाकी वज़ीर रिज़ाइन करके कहते हैं जिला नाज़म बना दो यार, वो ज़्यादा अच्छी, वो ज़्यादा पैसे वाली पोस्ट है। तो यहाँ पर भी ज़्यादा इख्तियारात वाली पोस्ट तो आईनी बेंच के सरबराही आ रही है। करेक्ट। तो अब मुकाबला किस में होगा कि चीफ जस्टिस किसने बना है, आईनी बेंच का सरबराह किसने बना है? नहीं, मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का ही है, और उनका बड़ा आईनी मामलों के अलावा भी बहुत बड़ा काम है। और एक काम तो ये है कि जुडिशल रिफॉर्म जो बहुत ज़रूरी है वो किस तरह की जा सकती है, तो वो तो अपना किरदार अदा करेंगे, और जो बेंच है वो अपना करेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये आप मकबरे की बात कर रहे हैं, मैं तो उससे पहले बात कर रहा हूँ कि उसकी ज़रूरत शायद आपको ना पड़े, उससे पहले इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो हो जाएगी। ये सारा कुछ तो मेरा ख्याल है नए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के बाद ही होगा। जी, अपॉइंटमेंट तो मेरा ख्याल है आज या कल हो जाएगी। आज या कल हो जाएगी। तो आपका वोट किसकी जानिब होगा, मंसूर अली शाह साहब की जानिब? हमारा देखिए, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन सीनियर मोस्ट तो वही है ना, प्रिंसिपल जो है मैं प्रिंसिपल असूल पे लूँगा, सीनियर मोस्ट पे होगा, और सीनियर मोस्ट में ऑब्वियसली मंसूर अली शाह साहब बन सकते हैं, क्योंकि बाकियों की टर्न आनी है, अपने वक्त पे आनी है। तो मेरी नज़र में ये बड़ी अच्छी बात होगी। मंसूर अली शाह साहब ने अपनी करियर में ये दिखाया है कि वो एक न्यूट्रल, अच्छे इंडिपेंडेंट जज हैं, और मेरा ख्याल है किसी को खदशा नहीं होना चाहिए उनसे अगर वो चीफ जस्टिस बन जाए। अच्छा है, वो जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ अपना, उनका रुझान भी उस तरफ ही है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के भी उन्होंने वही किया था, तो मेरा ख्याल है उन पर इंशाल्लाह कंसेंसस होगा। वैसे आप तो ज़ाती तौर पर भी काजी फैसल साहब के डस्से में, मुझे याद है जब आप सदारत का इलेक्शन लड़े थे 2015-16 में सुप्रीम कोर्ट बार का, तो इलेक्शन से चंद दिन पहले आपका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया था, जो जवाद ख्वाजा साहब को एक लेटर लिखने के ऊपर, और वो ऑथर थे उसके काजी फायूसा साहब उस फैसले के, क्योंकि रिव्यू भी उन्होंने नहीं सुना था, रिव्यू में वो सस्पेंड हो गया फैसला, और अभी तक वो दोबारा लगा नहीं, सस्पेंड हो गया, ख़त्म कर दिया था बाद में उन्होंने। तो आप ज़ाती तौर पर उनके डस्से में, आपको तब से अंदाज़ा नहीं हुआ था कि बंदा क्या करने जा रहा है? नहीं, देखें, मैं अपनी ज़ाती, अगर मैं ज़ाती, और फिर फैसलों में आपकी तारीफ़ें भी करते हैं। हाँ, लेकिन देखिए, मैं अगर ज़ाती बिना पे उनके ख़िलाफ़ हूँ तो मेरे लिए ये गलत बात है। वो तो फ़ैसला उन्होंने किया, वो कर दिया, उसका ख़त्म भी हो गया, वो तारीख़ थी एक, और उससे शायद मुझे फ़ायदा भी हो गया कि मैं प्रेसिडेंट बन गया, जी, ज़्यादा वोट पड़ गए। लेकिन वो अपनी जगह,
लेकिन जो इशू बेसिकली मेरा ख्याल है काजी साहब के साथ हुआ है, वो इस कंट्रोवर्सी में पड़ गए। अपनी एक्सटेंशन पता नहीं वो करना चाहते थे खुद या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। सर जब हमने लेकिन- खबरें चलाई ना हलफ के बाद एक तकरीब के बाद कि जी वो चीफ जस्टिस ने कहा एक्सटेंशन नहीं लिया, फिर प्रेस रिलीज आई कि मैंने ये नहीं कहा। हाँ, तो वो जो भी है उसका अफवाह तो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी कि ये बनना चाहते हैं और उसकी वजह से ही हो रहा है, और हमें भी खदशात ये थे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी यही आ रही थी। तो वहाँ मेरा ख्याल है, और फिर सिंबल केस मेरा ख्याल है ये उनकी करियर का सबसे ख़राब केस था, क्योंकि बड़ा ऑब्वियसली वाज़े तौर पे वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ केस था, और उससे फिर एक इम्प्रेशन बना के ये पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड भी देख लेना और उसमें जो हाँ, हुआ। उसमें भी हुआ। फिर उसके बाद जैसा मामला बाकी चले, उससे फिर वो शक व शुबात एक तरह से हकीकत बनते गए, और फिर आज के दिन आप देखें कि आखिरी उनके 3-4 दिन हैं और सीनियर वकला आके उनको कह रहे हैं कि आप पे एतमाद नहीं है, और आप ना सुने तो मेरा ख्याल है उनका जो करियर एंड हो रहा है वो कोई इतना खुशगवार नहीं। शायद यही वजह है कि उन्होंने डिनर लेने से भी इनकार किया। मसला 20 लाख का नहीं था, मसला ये था कि वो जज ही नहीं आए। तो ये पता नहीं है, ये उनसे क्योंकि एज अ लॉयर आपको क्या लगता है कि जजेस पार्टिसिपेट करते हैं जिस किस्म की वो फैसलों में नाम लिख लिख के जजों को रिडिक्यूल कर रहे हैं? ये भी होता कि शायद वो भी ना होते, बहुत सारे वकील भी ना आते। और उन्होंने कहा तो है कि उन्होंने पैसे बचाने के लिए किया, लेकिन हो सकता है उसकी वजूहत वो जो आप कह रहे हैं। 100 अरब रुपए का इलेक्शन पूरा बर्बाद कर दिया और 20 लाख रुपए बचा रहे हैं इलेक्शन के ये इलेक्शन जो इन्होंने जो सिंबल केस है ना, ये मैं फिर दोबारा कहूँगा, ऑन द रिकॉर्ड में कह चुका हूँ, मैंने इस पर आर्टिकल भी लिखा है कि वो हमारी तारीख का एक बदतरीन फैसला था। एक ऐसा अजीब फैसला था जो पहले दिन ही कंडेम हो गया। पहले दिन ही उसको हर शख्स ने, चाहे वो जिस साइड पे भी बैठा हो, उसने कहा कि ये ज़्यादती है, ये गलत फैसला है। तो ये ऐसा जब फैसला कोई आ जाए अदालत की तरफ से, तो फिर उसके बाद पूरा इंस्टीट्यूशन की साख जो है उसको नुकसान पहुंचता है, और यही हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से लोगों का एक तरह से एतमाद उठना शुरू हो गया और कौम ने बहुत कुछ कहा। सर आईनी तरमीम का क्रेडिट किसको देते हैं? बिलावल भुट्टो को, मुनहरिफ सेनेटर्स को, या चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब को, जिन्होंने पूरा 1 साल मेहनत की, 63A का फैसला उड़ाया, कभी नून लीग को रिकाउंटिंग में 3 सीटें दी बंदे पूरे कराने के लिए? आपकी नज़र में क्रेडिट किसको जाता है? अगर मैं तीनों कह दूं फिर हाँ, मुश्तरका भी कोशिश भी तो हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब को। नाज़रीन आपने सुना, और उन्होंने बड़ी खबर ये दी है कि जो पार्लिमानी कमेटी होगी उसके अंदर जो नाम 2 सेनेट से इन्होंने देने हैं, वो एक अली ज़फ़र साहब खुद होंगे और एक हामिद खान साहब होंगे, और बाकी बहुत सारी बातें उन्होंने की जो आपने सुन ली। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।